आज हम कहानी पढ़ेंगे पुरस्कार, और ये दूसरी कहानी है। इससे पहले हमने पढ़ा था कहानी उसने कहा था। उसने कहा था पूरी हो गई है। आज पुरस्कार शुरू करते हैं। पहले लेखक का परिचय देख लेते हैं। लेखक आप देख रहे हो जयशंकर प्रसाद, महान रचनाकार। एक खास बात यह भी है कि जो थर्ड ईयर में 2 पेपर हैं आपके, पहला पेपर और सेकंड पेपर, आप दोनों पेपरों में जयशंकर प्रसाद को पढ़ोगे। पहले पेपर में तो कविता है इनकी कामायनी, और दूसरे पेपर में ये कहानी है पुरस्कार। तो इतने महान रचनाकार हैं कि दोनों पेपरों में इनका स्थान है, दोनों जगह इनको स्थान दिया है, आधुनिक काल के हैं। अब शुरू करते हैं इनका परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था, सुंघनी साहू परिवार में। सुंघनी बोलते हैं तंबाकू को। तंबाकू बेचने वाला परिवार था और इनका जन्म हुआ था 1889 में। अभी किताब में मिसप्रिंट हो गया है, 1989 है, इसको आप कर लो 1889 यहाँ से। अल्पायु में माता पिता का निधन हो गया, इससे सारी जिम्मेदारी इन पे ही आ गई, परिवार का बोझ आ गया। वे नियमित शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, स्कूल जा ही नहीं सके, तो घर पे ही अनेक भाषाओं, संस्कृत, दर्शन, पुरातत्व, प्राचीन साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। आप देखो माता पिता मर गए हैं, परिवार इनको चलाना पड़ रहा है, स्कूल छूट गई, एक दुकान करते हैं, तंबाकू बेचते हैं, दुकान पे रहते हैं, धोती और बनियान पहन के बैठे रहते हैं। और एक धोती और बनियान पहन के एक दुकान पे तंबाकू बेचने वाला आदमी इतने महान रचनाएं लिख रहा है हिंदी में, कितनी बड़ी बात है, जिसको स्कूल भी जाने का मौका नहीं मिला। और हिंदी में इतना महान है कि दोनों पेपरों में उसका स्थान है। और कामायनी हिंदी की श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। और कहानियाँ भी एक से बढ़कर एक लिखी, जिन पर पिक्चरें तक बनी। मधुआ कहानी पे पिक्चर बनी है, इन्हीं की है मधुआ कहानी। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कभी स्कूलिंग नहीं की, कॉलेज नहीं गए, फिर भी इतना ज्ञान इनके पास है। आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, इन पे भी पिक्चर बनी है, ये बड़ी बात है। गांव या ग्राम, ग्राम कहानी इनकी पहली कहानी थी। ये कवि हैं, नाटककार हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं और निबंधकार भी हैं। देखो हरफनमौला है, हरफनमौला। कवि भी हैं, नाटक भी लिखते हैं, कहानी भी लिखते हैं, उपन्यास भी लिखते हैं, निबंध भी लिखते हैं। इनकी कविताएं कौन कौन सी है, पहले कहानी देखते हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये कहानी संग्रह हैं, कहानियों की किताब है इनकी। और तितली, कंकाल, इरावती, ये उपन्यास हैं, जिसमें कंकाल उपन्यास तो पहले 12वीं क्लास में था, राजस्थान बोर्ड की किताब थी, अब शायद इसको उठा दिया है। उसके बाद आगे आओ आप, इनके नाटकों के नाम देखो। राजश्री, कामना, विशाख, जनमेजय का नागयज्ञ, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी और एक घूंट, ये सारे के सारे ऐतिहासिक नाटक हैं। इतिहास के पात्रों को उठाकर उस पर नाटक लिख दिया गया है। जब हम पढ़ते थे 10वीं 12वीं में, तो 12वीं क्लास में इनका एक नाटक था जनमेजय का नागयज्ञ सिलेबस में, अब शायद कोई दूसरा होगा। इनकी कविताएं देखो, जो काम की है वो है कामायनी, लहर, आंसू और झरना। और एक निबंध संग्रह है काव्यकला तथा अन्य निबंध। तो आपने देखा एक आदमी है जो कविता भी लिखता है, कहानी भी लिखता है, नाटक भी लिखता है, उपन्यास भी लिखता है और निबंध भी लिखता है। ऐसा आपको बाकी लोगों के साथ नहीं मिलेगा। बाकी लेखक इतना ज़्यादा नहीं लिखते, इतनी वैरायटी नहीं है, इतनी विविधता नहीं है। प्रेमचंद ने ज़िंदगी में एक भी कविता नहीं लिखी, कहानी एक से बढ़कर एक लिख दी, कविता नहीं लिख पाए। तो ये एक बहुत बड़ी कला है कि आप कविता भी लिख रहे हो और कहानी भी लिख रहे हो। हाँ, अगला पैराग्राफ देखते हैं। जयशंकर प्रसाद मूलतः कवि हैं, बेसिकली मूलतः ये कवि हैं। इनकी प्रतिभा सबसे ज़्यादा दिखाई देती है कविता में, लेकिन नाटक और कथा क्षेत्र में भी उनका योगदान है और उल्लेखनीय योगदान है। प्रसाद जी की कहानियाँ गहरी मानवीय संवेदनाएं लिए हुए होती हैं। दया, करुणा, अहिंसा, त्याग, स्नेह, शील, ममत्व आदि मानवीय गुणों की वे खान हैं। उनकी प्रत्येक कहानी जीवन के आदर्श को प्रतिष्ठित करती है। इनकी कहानियों में आपको क्या मिलेगा?
दया का भाव, करुणा का भाव, अहिंसा और त्याग, स्नेह, प्रेम, शील यानी विनम्रता, ममता का भाव, ये सब गुण उनकी कविताओं में, कहानियों में मिलेंगे। का निधन हुआ 1937 में। ऐसे थे जयशंकर प्रसाद। आइए अब इनकी कहानी शुरू करते हैं। पुरस्कार। आर्द्रा नक्षत्र, आकाश के काले काले बादलों की घुमड़। समय देखो, आर्द्रा नक्षत्र लगा हुआ है, यानी जून जुलाई का टाइम है। जुलाई के लगभग ये आर्द्रा नक्षत्र लगता है आसमान में। आकाश में काले काले बादल घूमड़ रहे हैं, जिसमें देव दुंदुभी का सा गंभीर घोष है, जैसे कि कोई देवता बाजे बजा रहे हों आसमान से। इतनी आवाज़ आ रही है बादलों के गरजने की। प्राची के एक निरभ्र कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा। ये मूलतः कवि है ना, तो इनकी कहानी देखो, ऐसे लग रहा है जैसे कविता है। आप इसका अर्थ देखो, प्राची यानी पूर्व दिशा, निरभ्र यानी जिसमें बादल नहीं हो, बिना बादल के, निरभ्र यानी स्वच्छ साफ बिना बादल के। तो पूर्व दिशा में बिना बादल के कोने से आसमान से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा। स्वर्ण पुरुष यानी सूर्य, यानी सुबह सुबह हो गई है, सुबह हो गई है और सूरज दिखाई दे रहा है, बादल भी गरज रहे हैं। देखने लगा महाराज की सवारी। शैलमाला के अंचल में समतल उर्वरा भूमि से सौंधी बास उठ रही थी। बरसात हुई है, ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है, बारिश की खुशबू आ रही है, महाराज की सवारी चल रही है। नगर तोरण से जय घोष हुआ। तोरण बोलते हैं मेन गेट। शहर के मेन गेट से जय हो ऐसा जय घोष हुआ। भीड़ में गजराज का चामरधारी शुंड उन्नत दिखाई पड़ा। भीड़ में हाथी का, जिस पे चामर लगा रखा था, कपड़ा लगा रखा था रेशमी, उस रेशमी कपड़ा लगे हुए शुंड को दूर से जो दिखाई दे रहा था, वो भीड़ में दिखाई देता है। हर्ष और उल्लास भरता हुआ वो हाथी आगे बढ़ता है। सुबह का मौसम है, सूर्य निकल रहा है, बादलों में भी घुमड़ है, काले काले बादल हैं, और प्रभात की हेम किरणों से अनुरंजित नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका स्वर्ण मालिका के समान बरस पड़ा। जैसे सोने की बूंदें हैं, वैसे ही छोटी छोटी बूंदों का एक झोंका हेम किरणों से अनुरंजित, सुबह की जो किरणें थी सूर्य की, सोने जैसी किरणें, हेम यानी सोना, प्रभात यानी सुबह, तो सुबह सुबह सोने की किरणों से अनुरंजित यानी उनमें भीगी हुई छोटी छोटी बूंदें बरस पड़ती है। मंगल सूचना से जनता ने हर्ष ध्वनि की। अच्छी बात है, तो जनता एकदम हर्ष की ध्वनि करती है, प्रसन्नता की आवाज़ करती है। रथों, हाथियों और अश्वारोहियों की पंक्ति जम गई। रथ आए, घोड़े जिनमें जुते हुए थे वो रथ आए, हाथी आए और घोड़ा गाड़ी आई, और उनकी लाइन लग गई, पंक्ति जम गई। दर्शकों की भीड़ भी कम नहीं थी। गजराज बैठ गया। सीढ़ियों से महाराज उतरे, हाथी पे बैठ के आए थे। दर्शकों की भीड़ थी, महाराज नीचे उतरे। सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियों के दो दल यानी दो समूह, आम्र पल्लव यानी आम के पत्तों से सुशोभित मंगल कलश और फूल, कुमकुम तथा खीलों से भरे थाल लिए मधुर गान करते हुए आगे बढ़े। तो जो औरतें थी शादीशुदा, जिनके पति जीवित थे, और जो कुंवारी लड़कियां थी, वो उनके दो समूह आगे आए, जिन्होंने आम के पत्तों से ढके हुए कलश ले रखे थे, जिनमें फूल थे, कुमकुम थे, और खील यानी चावल से भरे हुए थाल थे, और वो गीत गाते हुए आगे बढ़े। खील बोलते हैं चावल को जो साफ़ किया हुआ नहीं होता ना, अनप्रोसेस्ड होता है, उसको खील बोलते हैं। महाराज के मुख पर मधुर मुस्कान थी। पुरोहित वर्ग ने स्वास्ति वाचन किया, मंत्र पढ़े। स्वर्ण रंजित हल की मूठ पकड़कर महाराज ने जुते हुए सुंदर पुष्ट बैलों को चलने का संकेत किया।
सोने से रंजित हल की मूठ पकड़ी, यानी बैलगाड़ी, बैल थे और बैल हल चला रहे थे और उस हल को पकड़ रखा था महाराज ने और हल की मूठ थी सोने की। बाजे बजने लगे, किशोरी कुमारियों ने खीलों और फूलों की वर्षा की महाराज के ऊपर, बाजे बजने लगे। असल में ये एक कर्मकांड है। पहले के ज़माने में पहली बारिश होती थी तो पहला हल राजा चलाता था खेत में, तो उसी परंपरा का अनुसरण यहाँ पे बताया गया है। लगभग ये 2000 साल पहले की कहानी है। कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। कौशल जहाँ से राम की माता थी, कौशल्या कौशल की तो थी उत्तर प्रदेश में, तो कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। एक दिन के लिए महाराज को किसान बनना पड़ता था। उस दिन इंद्र की पूजा होती थी धूमधाम से और गोठ होती थी, खाना पीना होता था। नगर निवासी उस पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते थे। प्रत्येक वर्ष कृषि का यह महोत्सव उत्साह से संपन्न होता था। दूसरे राज्यों से भी युवक राजकुमार इस उत्सव में बड़े चाव से आकर सहयोग योग देते थे। मगध का एक राजकुमार अरुण अपने रथ पर बैठा बड़े कौतूहल से सब देख रहा था। ये कहाँ की कहानी है? कौशल की कहानी है। कौशल यूपी में है, था पहले, एक राज्य था, यहाँ के राजा हैं और ये राजा इस कर्मकांड को कर रहे हैं। ये राजा हल चला रहे हैं और अब बाकी किसान भी हल चलाएंगे। और इस सारे प्रोग्राम में बाहर के राजकुमार भी आते थे, राजा भी आते थे, आमंत्रित होते थे, गोठ होती थी और बड़े उत्साह से सारे नगर निवासी आनंद मनाते थे, उत्सव मनाते थे। इंद्र की पूजा होती थी। वहाँ पे पहला नाम आया है अरुण। मगध जो इसका पड़ोसी है, जो आजकल का बिहार है ना, उसको पहले मगध बोलते थे। वहाँ का राजकुमार अरुण अपने रथ पर बैठा है और वह सब देख रहा है कुतूहल से कि क्या हो रहा है। अभी बताया ना कि बाहर के लोग भी आते थे देखने के लिए। तो पहला नाम जो इस कहानी में आया, जो आपको याद रखना है, वह है अरुण। अरुण ही इस कहानी का नायक है, इस कहानी का हीरो है। इस कहानी का हीरो ये राजा नहीं है, ये तो कहानी की शुरुआत है बस। एक राजा है, किस तरह से सुबह हो रही है, आसमान में बादल घूमड़ रहे हैं, खेतों में बीज डालने लग गए हैं, राजा इसकी शुरुआत करता है। और एक राजकुमार जो वहाँ पे अपने रथ पे बैठा है, क्योंकि बाहर के अपने पड़ोसी राज्यों के राजकुमार और युवक भी इस उत्सव में बड़े चाव से आते हैं, देखते हैं, तो ये भी आया हुआ है। तो मगध का राजकुमार अरुण इस सारी घटना को अपने रथ पर बैठा हुआ बहुत कौतूहल से देखता है। बीजों का एक थाल लिए कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। ये मधुलिका इस कहानी की नायिका है, तो याद रखना है अरुण और मधुलिका। बीज बोते हुए महाराज जब हाथ बढ़ाते हैं तो मधुलिका उनके सामने थाल कर देती है। वह खेत मधुलिका का था। ये खेत किसका है? मधुलिका का, जो इस साल महाराज की खेती के लिए चुना गया था। इसलिए बीज देने का सम्मान मधुलिका को ही मिला। वो कुमारी थी, सुंदरी थी, कौशेय वसन उसके शरीर पर इधर उधर लहराता हुआ स्वयं शोभित हो रहा था। पीले रंग के कपड़े पहन रखे थे। कौशेय यानी पीले रंग के कपड़े जो काशी में बनाए जाते हैं, जैसे सन्यासी पहनते हैं। वह कभी उसे संभालती और कभी अपने रूखे अलकों को, कृषक बालिक कभी तो अपने कपड़े संभालती, कभी अपने सूखे रूखे बालों को, अलग क्या नहीं बाल। कृषक बालिका के शुभ्र बाल पर श्रमकणों की कमी न थी, यानी उसके सफ़ेद मस्तक पर, गोरे मस्तक पर पसीने की बूंदें आ गई थी। श्रमकण यानी पसीने की बूंदें, वे सब बरौनियों में गुथे जा रहे थे। सम्मान और लज्जा उसके अधरों पर मंद मुस्कुराहट के साथ शेर उठते थे कि तू महाराज को बीज देने में उसने शिथिलता नहीं की। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे, विस्मय से, आश्चर्य से, कौतूहल से। और अरुण देख रहा था कृषक कुमारी मधुलिका को। सब लोग तो महाराज को देख रहे थे और अरुण किसको देख रहा था? मधुलिका को। आह, कितना भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन। इसके सौंदर्य पे ये मुग्ध है, इसकी नज़रों पे ये मुग्ध है। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।